नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी का धुआंधार अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। नेचुरल गैस की कीमतों पर किरीट पारेख कमेटी सरकार को कल देगी अंतिम रिपोर्ट। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में किरीट पारेख ने कहा, पुरानी गैस ब्लॉक के लिए नई प्राइस बैंड की है सिफारिश। सरकारी कंपनियों को निजी म्यूचुअल फंड में निवेश की मिल सकती है छूट। यूटीआई, एएमसी, एमएफआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने की थी गाइडलाइंस में बदलाव की मांग। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बाजार लगातार छठे दिन तेजी के साथ बंद। एफएमसीजी, मेटल, फार्मा शेयरों में खरीदारी। मिड और स्मॉल कैप में दबाव। सेंसेक्स 177 और निफ्टी 55 अंक चढ़ा। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा। 1 दिसंबर को होगा नार्को टेस्ट। कोर्ट से पुलिस को मिली मंजूरी। आज गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। 1 दिसंबर को गुजरात की 89 सीटों पर मतदान होना है। अब उम्मीदवार सिर्फ लोगों के घर जाकर प्रचार कर पाएंगे। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। केतन, पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार थम गया, क्या अपडेट है इस वक्त का आपके पास? देखिए, अब पहले चरण की जो 89 सीट है उसमें ना तो जनसभाएं होगी, ना तो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा। सिर्फ और सिर्फ छूट दी जाएगी डोर टू डोर प्रचार करने के लिए। तो पहले चरण का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। हम बात करेंगे कि 2 पार्ट में ये जो पहला चरण है वहाँ मतदान होना है। पहला हम सौराष्ट्र कच्छ को देखें, जहाँ पर 54 सीटें हैं और पिछले चुनाव में यानी कि 2017 में बीजेपी को 54 में से 23 और कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी। यानी कि बीजेपी यहाँ पर जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री ने कल ताबड़तोड़ 4 रैलियां की थी, जो ये सभी चारों चार सौराष्ट्र रीजन में थी। और 2017 में पाटीदार आंदोलन बहुत जोरों पर था, इसलिए इनका सीधा फायदा है वो कांग्रेस को मिला था। लेकिन बीजेपी इस बार कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है, इसलिए बहुत बड़ा फोकस किया। और आज अचानक गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल की भी वहाँ बंद कमरे में एक बैठक हुई। अलग अलग लीडर से मिले, वो द्वारिका में भी गए, राजकोट में भी गए। और दूसरा मतदान जहां पर होना है वो है दक्षिण गुजरात का इलाका। दक्षिण गुजरात में कुल 35 सीटें हैं। 35 में से 25 सीटें हैं वो बीजेपी को आई थी पिछले चुनाव में, और 10 सीटें हैं वो कांग्रेस को आई थी। तो वहाँ उनका ठीक एक रुतबा है बीजेपी का। लेकिन दक्षिण गुजरात में ही जहां आदिवासी बेल्ट है वहां कांग्रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए राहुल गांधी जो एक ही बार गुजरात का अभी उनका दौरा हुआ है और एक बार में वो दक्षिण गुजरात के आदिवासी बेल्ट पर गए थे जहां कांग्रेस का रुतबा है, तो वो सीटें भी लेना चाहती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सूरत की जो 12 सीटें हैं वो 12 की 12 पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी वहां बहुत जोर लगा रही है। अरविंद केजरीवाल की कल 3 रोड शो और 1 जनसभाएं हुई। इससे पहले भगवंत मान भी 8 सप्ताह तक दक्षिण गुजरात में रहे, तो वो भी वहां से सीट हथियाना चाहते हैं। लेकिन तीनों पार्टी ने मन बनाया है कि अपनी सीट कम न हो। अब देखना होगा कि किस तरह से ये पूरा चुनाव प्रक्रिया होती है। लेकिन 1 तारीख को चुनाव होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और देखना होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर हर कोई पार्टी वहां पर जोर लगा रही है और पहले चरण के मतदान से पहले गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस में आज घमासान हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तुलना रावण से की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत को देखकर वोट दे। खड़गे ने पीएम मोदी से पूछा कि आपके कितने चेहरे हैं, क्या आपके रावण की तरह 100 मुख है? मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता मुझे।
तो वहीं खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने मोदी के अपमान को हर गुजराती का अपमान बताया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है। गुजरात में पहले चरण के मतदान से पहले कैसा है माहौल, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात बजट की, जिससे लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही सरकार के पास न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कई सुझाव आए हैं और उसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। आप भी सुने। नमस्कार, इस वक्त सीएनबीसी आवाज़ पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री तरुण बजाज जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। सर, सबसे पहला सवाल ये कि पूरे साल आपने जो कैपिटल गेंस की गुत्थी थी, पेचीदगियाँ थी, उसको सुलझाने में लगाया और इस पर काफ़ी मुखर भी रहे। पूरी इंडस्ट्री और पूरा जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। तो आखिर आपकी जो कोशिश है कैपिटल गेंस की गुत्थी को सुलझाने की, वो कहाँ तक पहुँची है और क्या हम इस बजट में आता हुआ देख सकेंगे? देखिए, मंजिल तक पहुंचाने का काम अब मेरे जो सक्सेसर हैं उन पर है, तो देखना पड़ेगा कि वो इसको 1 फरवरी को उजागर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन कैपिटल गेंस पे स्टडी किया गया है और कुछ हमें मीडिया से और बाहर से भी इसके रिस्पॉन्सेज मिले हैं। तो ये देखने की बात है कि इसमें कितना कुछ इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन आता है या नहीं आता है, तो ये तो बजट ही बता पाएगा। जी, जहाँ तक कई सारे इक्विटी हो, गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, अलग अलग टाइम फ्रेम है कैपिटल गेन टैक्स समझने के लिए, तो ये नॉर्मली लोगों को काफ़ी परेशान करती है। आपका क्या विचार है? आपने जो स्टडी करी, आपको क्या लगा कि इसमें क्या होना चाहिए? नहीं, आपकी बात सही है, इसका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। अगर सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए तो इतनी सारी जो बकेट्स बना रखी हैं, जैसे कि आपने अभी फरमाया, तो क्या हम उन बकेट्स को कम कर सकते हैं? क्या उनका टैक्स रेट ऑलमोस्ट बराबर कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्लैरिटी ला सकते हैं और पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी हम क्या क्लैरिटी ला सकते हैं? किसी में 1 साल है, किसी में 2 साल है, किसी में 3 साल है, किसी में इंडेक्सेशन है कि इंडेक्सेशन के साथ कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, किसी में इंडेक्सेशन नहीं है। तो यही चीज़ें पेचीदगी इसमें पैदा करती हैं, जिसको कि आवश्यकता है कि इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं बजट में, उम्मीद पर ही कायम है हम, तो उम्मीद है कि उम्मीद करेंगे लोगों को अच्छी खबर देखने को मिलेगी। दूसरा सवाल ये कि सर, जो विंडफॉल गेन टैक्स आप लोगों ने लगाया, उसके बाद से कई बार आप लोगों ने उसको रिव्यू भी किया, कम भी किया, ज़्यादा भी किया। क्या एक्चुअल स्थिति है इस वक्त आज की डेट में? अगर देखें तो क्या विंडफॉल गेन टैक्स जो है उसको हटाया जाना संभव है, और है तो कब तक? मैं आपको बताना चाहूँगा, विंडफॉल टैक्स 2 चीज़ों पर है। एक तो क्रूड पर है कि जो क्रूड, और वो भी जो देश में पैदा होता है, क्योंकि क्रूड का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया, पर क्रूड को पैदा करने की कॉस्ट बराबर या उसके आसपास ही रही है। तो जो प्रॉफिट पहले इतना होता था, अब वो इतना प्रॉफिट है, तो इसलिए उसका कैपिटल गेन्स खींचा है। दूसरा है प्रोडक्ट्स पे, जैसे पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पे है, तो उनका इंटरनेशनल भाव जो होता है उसके हिसाब से बिकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट, उसमें जो क्रैक्स बोलते हैं, वो क्रैक्स काफ़ी बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि प्रॉफिट बढ़ गया है कंपनीज का जी। और ये जो प्रॉफिट बढ़ा, वो इस वजह से नहीं बढ़ा कि कोई इनोवेशन हुई या उन्होंने कोई नया चीज़ उन्होंने किया, बल्कि इसलिए हुआ कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन बदली। तो उसका टैक्स कुछ पोर्शन हम लेने की कोशिश विंडफॉल टैक्स के द्वारा की गई है। अगर विंडफॉल गेन ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो विंडफॉल टैक्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात इस चीज़ से भी नज़र आती है कि हर 2 हफ्ते में हमने इसको कम किया है या ज़्यादा किया है। तो इंटरनेशनल प्राइसेस जैसे जैसे ऊपर गए या नीचे गए, हमने इसको चेंज किया है। जी, सबसे जो बजट पे जो नज़र रहती है लोगों की, वो रहती है पर्सनल इनकम टैक्स या
पूरे साल आपने भी इस चीज़ को लेकर भी कि एग्जम्पशन फ्री रिजीम होना चाहिए, खासतौर से डायरेक्ट टैक्स के रिजीम में, उसको लेकर काफ़ी आपने कहा और न्यू टैक्स रिजीम देखने को भी हमें मिला। लेकिन अभी आज की डेट में जो न्यू टैक्स रिजीम है, ऐसा जानकारी मिल रही है आपकी, इसको बहुत हाथों हाथ लोग नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त। तो क्या इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है और क्या दो टैक्स रिजीम एक साथ कब तक चल सकता है ये? तो आपने अपना सवाल का जवाब भी अपने सवाल में ही ऑलमोस्ट दे दिया है कि अब इस बजट में क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जब तक हम नई रजीम को ऐसा नहीं बनाएंगे कि क्योंकि लोग भी क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि मैं अगर इस नई रजीम में टैक्स देता हूँ तो मेरा टैक्स कितना बनता है, पुरानी रजीम में देता हूँ तो कितना बनता है, जिसमें कम बनेगा उसी में ही वो जाएंगे। तो अगर वो पुरानी में ही जा रहे हैं तो इसका मतलब नई रजीम में हमें कुछ टिंकरिंग करने की आवश्यकता है। तो वो अगर हम जब भी कर पाएंगे उसको, तो आई थिंक लोग फिर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें एग्जेम्पशंस को ख़त्म करना हो या कम करना हो, ये चर्चा भी की जा सकती है, ताकि लोगों को आसानी भी रहे, रेवेन्यू न्यूट्रल रहे या रेवेन्यू में ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो और सिंप्लीफिकेशन हो, ताकि लोग जो हम डिफरेंट तरीके निकालते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, वो करने की बजाय हम जितना टैक्स हमारा बनता है उतना हम टैक्स दें। बिल्कुल सही बात कही आपने सर कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर देखा जाए तो कोई इंसेंटिव नहीं है ताकि लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाएं। अगर 1000 रुपये भी उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर इस वक्त मिलता है तो वो लोग कागजी कार्रवाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वो 1000 रुपये बचाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कितना करेंगे कि ये क्या? इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर नई टैक्स रजीम में सेम इनकम पर अगर मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा तो मैं नई रजीम में आऊँगा। तो आज के दिन जैसे 5 लाख रुपए अगर मेरी इनकम सालाना है तो पुरानी टैक्स रजीम में मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, नई रजीम में थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए मैं नई रजीम में नहीं आऊँगा। लेकिन मुझे इसकी टिंकरिंग ऐसी करनी चाहिए कि मैं नई रजीम को पुरानी रजीम से बेहतर समझूं, मुझे बेहतर लगे, तभी मैं पुरानी रजीम से नई रजीम में आ पाऊँगा। जी, जो इनकम टैक्स में जो एग्जम्पशंस हटाने की बात की गई है, क्या वो पाइपलाइन में है? एग्जम्पशंस धीरे धीरे हटती रहेंगी? कॉर्पोरेट साइड पे तो हमने काफ़ी एग्जेम्पशंस को हटा दिया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी आप जानते हैं, जीएसटी साइड पे भी हम कम कर रहे हैं। पर्सनल इनकम टैक्स का जिस दिन उसका नया रंग रूप आएगा तो उसमें जो चेंजेस हो सकते हैं, जिसमें एग्जेम्पशंस पे भी नज़र डालने की ज़रूरत है कि क्या इतनी एग्जेम्पशंस की आवश्यकता है और क्या अब 1.5 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है और प्रोडक्ट्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। आज के दिन लोग इन्वेस्ट भी बहुत करते हैं, लोग 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स में और उनको रिलीफ 1.5 लाख का ही मिलता है। तो इससे ये भी कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि वो उन प्रोडक्ट्स में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स ठीक लगते हैं, रादर देन इसके लिए कि उनको सिर्फ उससे टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। सर, आखिरी सवाल जीएसटी को लेकर। जीएसटी की डेट भी आ चुकी है, अगली जीएसटी काउंसिल की मीट। जो जीएसटी कलेक्शन है वो काफ़ी रोबस्ट आ रहा है और आपने बताया कि 1.5 लाख करोड़ का एवरेज आ रहा है। क्या हम 2 लाख करोड़ भी कलेक्शन कभी देख पाएंगे इस मतलब फाइनेंशियल ईयर या अगले फाइनेंशियल ईयर में, या जीएसटी को लेकर आने वाले दिनों में क्या रोड मैप है सर? नहीं, आपने अगर ये बात पूछी है कि हम 2 लाख देख पाएंगे तो मैं आपसे कहूँगा आप 2.5 भी देखेंगे, 3 भी देखेंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम वो देखते रहेंगे। कुछ जीएसटी के रजीम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ इकोनॉमी में बेहतरी हो रही है, तो आने वाले समय में हम ज़्यादा देखेंगे। लास्ट ईयर हमने अप्रैल के माह में 1,67,000 देखा था, तो मुझे लगता है कि इस बार भी अप्रैल के माह में हम क्लोज टू 2 लाख हो सकता है पहुंच जाए। अभी कहना मुश्किल होगा इकॉनमी कैसे डेवलप करती है और मार्च तक क्या होता है इकॉनमी का। तो अब जीएसटी रजीम में जो नकारात्मक हमारा उसको देखने का तरीका था वो अब बहुत सकारात्मक हो गया है। इससे स्टेट्स भी अब खुश हैं कि उनको रेवेन्यू मिल रहा है और थोड़ा सिंप्लीफाई भी हुआ है जो कि टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती है कि उसका ये पैसा आ रहा है। इवन जीएसटी सेस में भी ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो चारों तरफ से इसमें इस बार पिछले 1 वर्ष में मुझे इसमें कुछ ठीक सुनने को मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें और इम्प्रूवमेंट्स होंगी और हम और आगे इसमें बढ़ पाएंगे। शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ बात करने के लिए। धन्यवाद। और अब बात मार्केट की करेंगे। बाजार लगातार छठे दिन भी तेजी के साथ बंद हुआ।
हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। आज सेंसेक्स 177 पॉइंट चढ़कर 62,682 पर और निफ्टी 55 पॉइंट चढ़कर 18,618 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताएं किन सेक्टर्स में आज एक्शन और किन सेक्टर्स में आज सुस्ती रही? देखिए, पहले तो निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े। किस तरह का मूव था आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार था HUL। शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली, 4.5% का उछाल। JSW स्टील 2.5% ऊपर, सिप्ला 2.25% ऊपर और हीरो मोटोकॉर्प करीब 1.5% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक 1.5% नीचे, कोल इंडिया 1.25% नीचे, बजाज फिनसर्व करीब 1.25% नीचे और आयशर मोटर फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में भी आज FMCG का बोलबाला था। इमामी 6% ऊपर, आदित्य बिरला कैपिटल लगातार दूसरा दिन 5% की तेजी, डिलीवरी एक बढ़िया ब्लॉक डील के बाद 4% ऊपर और बैंक ऑफ इंडिया करीब 3% का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में लॉरस लैब एक नेगेटिव न्यूज फ्लो या फिर रिपोर्ट का इंपैक्ट, इंडियन होटल करीब 3% नीचे, वरुण बेवरेजेस 3% नीचे और एबीबी इंडिया करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। फार्मा में आज चल रहा था ग्लैंड फार्मा, पॉजिटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 8% ऊपर, लुपिन पॉजिटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 2.5% ऊपर, सन फार्मा 1.5% ऊपर और फाइजर करीब 1.5% के आसपास की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो आज एक अच्छा मूव था पूरे FMCG पैक के अंदर, जिसमें डाबर, ब्रिटानिया, HUL, इमामी, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और कंज्यूमर अड्डा में हम विदेश में पढ़ाई के बारे में एक खास सीरीज लेकर आए हैं। कल हमने बताया था तैयारी के बारे में और आज हम बताएंगे कि ह्यूमैनिटीज में किस तरीके के कोर्स और किस तरीके के करियर्स उपलब्ध हैं। तो देखना मत भूलिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द पूरी करेंगे। भारत का इसमें फोकस रहेगा। अपनी पहली फॉरेन पॉलिसी संबोधन में सुनक ये बातें कही। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में नए सिरे से काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ज्यादा डिटेल लेते हैं, लंदन से सहयोगी हमारे संजय सूरी जुड़ गए हैं उनसे। संजय, बताएं क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक ताज़ा संकेत दिया है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ब्रिटेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है बातचीत जारी है और वो चाहते हैं कि इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए, यानी कि एक एग्रीमेंट जो है उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाएं। और ये संकेत तब दिया जब ऋषि सुनक ने एक भाषण दिया लंदन मेयर के एक सालाना अवसर पर, और ये बहुत विशेष अवसर होता है जहां पर सरकार अपनी नीतियां रखती है। और इस अवसर पर ऋषि सुनक ने सोमवार की शाम को ब्रिटेन की विदेशी नीति सामने रखी और उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ जो बातचीत चल रही है उसका जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन के भविष्य के लिए सारा एशिया पैसिफिक जो इलाका है बहुत महत्वपूर्ण है कि सन 2050 तक जो आधी ग्रोथ है दुनिया की वो इस इलाके में होने वाली है और ब्रिटेन के इंटरेस्ट में है कि वो यहाँ पर नीतियाँ जो है अपनी पक्की करे और यहाँ से व्यापार जो है बढ़ाए और यहाँ पर उत्पादन जो है इन देशों के साथ मिलकर करे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत हमारे सामने आया है और इससे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल के शुरुआत में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन हो जाएगा। इसमें एक अड़चन ज़रूर आई थी जो है इलीगल माइग्रेंट्स के लेकर, जो कि गैर कानूनी तौर से ब्रिटेन आए हुए हैं और यहाँ बस चुके हैं। इनमें कई लोग भारत से हैं, तो बातचीत जारी है कि कितने लोगों को कैसे लौटाया जाए भारत, या ये संभव हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत अरसे से ये लोग यहाँ हैं। तो उस पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये अब लग रहा है और ये बातें सामने आ रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन होगा ही। कंज्यूमर अड्डा में हम विदेश में पढ़ाई के बारे में खास सीरीज लेकर आए हैं। कल हमने आपको बताया था तैयारी के बारे में और आज हम बताएंगे ह्यूमैनिटीज में किस तरीके के कोर्स और किस तरीके के करियर होते हैं। तो देखना मत भूलिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बन रहे हैं CNBC आवाज के साथ।